हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो हम बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, जिसमें ये बॉटनी आपका सेकंड पेपर है और इकोलॉजी से रिलेटेड है। ये इकोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर के बारे में आज हम जानते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, बायो से ही आपको पता चल रहा होगा कि बायो शब्द क्यों लगा है। बायो का मतलब क्या, कि इसका मतलब इसके अंतर्गत हम किसी लिविंग बीइंग्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ हम पूरा देखते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीसन हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर की क्या डिफिनीसन होती है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टोटल सम ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। टोटल सम ऑफ, सम मतलब समझते हैं, सम में होता है योग या जोड़। टोटल सम ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स whether found on land whether found on land or in water in different geological area of the earth represents the biosphere। तो टोटल सम ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? लिविंग बींग्स होंगे। और लिविंग बींग्स में ये लिविंग बींग्स कहाँ पाए जाएंगे? लिखा है यहाँ पर वेदर फाउंड ऑन लैंड। कहाँ पर पाए जाएंगे? लैंड पर पाए जाने, यानी कि हमारे धरती पर पाए जाएंगे ये सभी। और इन वाटर, या फिर वाटर में इन डिफरेंट जियोलॉजिकल एरिया, विभिन्न जो है एरिया में पाए जाएंगे। ऑफ द अर्थ के विभिन्न भागों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग क्षेत्रों में जो पाए जा रहे हैं, चाहे वो वाटर पर पाए जा रहे हो चाहे वो लैंड में पाए जा रहे हों, ये सभी मिल करके ये सभी ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर में ये बायोस्फीयर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? इस बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमें भी इस चीज़ को जानना है। जैसे कि हमने कहा कि बायोस्फीयर में सभी लिविंग बींग्स आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बायोस्फीयर के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो बायोस्फीयर के जो भाग हैं। यहाँ पर बायोस्फीयर इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? ये बायोस्फीयर के सभी भाग हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ये, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में इस धरती पर, इस अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी रॉकी सबस्टेंस, जैसे कि जो पहाड़ वगैरह है, जितने रॉकी सबस्टेंस है, जो चट्टान वाले सब्सटेंस होंगे, या फिर इस धरती में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होंगे, ठीक है, या फिर इस धरती पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के सॉइल हैं, सॉइल यानी कि मिट्टी जो है, ये सभी, इन सभी चीज़ों का हम लिथोस्फीयर में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर जो होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो ऐसे लिविंग बींग्स जो वाटर में पाए जाएं, तो ऐसे लिविंग बींग्स के जो एरिया होगी वो क्या कहा जाएगा? उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाटर जो एरिया होता है, वाटर एरिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? जैसे ओशियन हो सकता है, सीज हो सकते हैं, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, स्ट्रीम्स हो सकता है, ठीक है, लेक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों में जो पाए जाने वाले, इन सभी चीज़ों में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत का आएंगे। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जो वाटर में पाए जाए, उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आप समझते हैं कि क्या होता है? वायुमंडल होता है। वायुमंडल में जो लिविंग बीइंग्स के लिए जो जीवित रहने वाली जो गैसें होती हैं, जो लिविंग बीइंग्स के लिए ज़रूरी होती हैं, नेसेसरी होती हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी गैसें कहाँ पर पाई जाएंगी? एटमॉस्फेयर में पाई जाएंगी, जो हमारे लिए सभी लिविंग बीइंग्स के लिए सब जो है आवश्यक होती हैं। ठीक है,
ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ऑल फॉर्म सभी प्रकार के जो भी होंगे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। अलोंग विथ एनवायरमेंट, ये सभी अपने वातावरण में एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। बायोमिस क्या होता है कि जीवित चीजें, हमने पहले ही बता चुका कि जो जीवित चीजें होंगी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई एनिमल हो, ठीक है, ये सभी चीजें अपने इन्वायरमेंट में एक साथ मिल करके क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर बनाती हैं, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सभी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। विच सस्टेन लाइफ, विच सस्टेन लाइफ, जो कि अपने जीवन को जीवित रखते हैं, जीवन यापन करते हैं। ओरिएंट इवोल्यूशन, किसी इवोल्यूशन को काज करते हैं या इवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक होम, और ये जो है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्पेसिफिक होम, पर्टिकुलर कोई होम यानी कि घर, या उसके रहन सहन या हैबिटाट इन विच ऑल फ्लोरा एंड फना एक्चुअली एग्जिस्ट। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वे सभी इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है, यही चीज तो कहा है इसमें कि बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, भी कैसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होंगे। और जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इन्वायरमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या प्रोवाइड कराता है, उसके लिए होम, हैबिट, और उसके हैबिट प्रोवाइड कराता है या हैबिटाट प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, चाहे वो फ्लोरा हो, फना हो। अच्छा, ये फ्लोरा और फना क्या चीज़ है, ये फ्लोरा और फना जो है, ये फ्लोरा और फना मतलब क्या, जैसे कि प्लांट और एनिमल, तो फ्लोरा एंड फना, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फना एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। इन्वायरमेंट इज एवर चेंज, जैसे कि हम जानते हैं कि समय समय पर हमारा ये जो वातावरण है वो चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग, हमेशा ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या क्या इंक्लूड करता है, हमने पहले भी बताया कि बायोस्फीयर के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये 3 प्रकार के हैं। अब हम तीनों के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बायोस्फीयर रिसीव्स रेडिएंट एनर्जी, जो बायोस्फीयर होता है ये क्या रिसीव करता है, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब सन की जो लाइट होती है या उसकी लाइट से आने वाली जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिसीव्स रेडिएंट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ on earth and releases heat energy to physical environment through cellular respiration and decomposition of their dead organic remains, ठीक है। तो जो रेडिएंट एनर्जी है ये कौन रिसीव करता है, बायोस्फीयर रिसीव करता है, किसके लिए रिसीव करता है, ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, कहाँ पर मेंटेन कर सके, अर्थ पर मेंटेन कर सके। और रिलीज क्या करेगा, ये हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, कब रिलीज करेगा, फिजिकल एनवायरनमेंट थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं तो फिर जो है ये हीट एनर्जी के रूप में ये जो है रिलीज होता है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ देयर डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर ख़त्म हो गया तो उसको जो है जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स है, जो बचे हुए सड़ी गली चीज़ें हैं, उसको जो हम मिट्टी में मिलाने के लिए जो डिकम्पोजिशन करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इसको जो डिकम्पोज करते हैं, इसमें जो है हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, ठीक है। इसको रिसीव करेगा रेडिएंट एनर्जी और ये किस में रिलीज होगा, हीट एनर्जी में रिलीज होगा। द फिजिकल पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर इंक्लूड,
ठीक है। फिजिकल पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर इंक्लूड क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है बायोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर। तो देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर में कुछ लिखा गया है यहाँ पे। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि ऑल लिक्विड कंपोनेंट्स, जितने भी लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। हमें पहले भी बताया कि हाइड्रो में क्या होता है, वाटर। तो जो जितने भी आपके वाटर कंपोनेंट होंगे या लिक्विड कंपोनेंट होंगे, वे सभी आप हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जानते हैं। जैसे कि विज लिखा है, विज मीन्स होता है नेमली, VIZ मीन्स नेमली होता है द वाटर इन ओशियन। ठीक है, जैसे कि सागर महासागरों में जो वाटर होते हैं उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, पूल्स हो गया, और रिवर्स और स्ट्रीम्स हो गए। तो ये सभी जो है वाटर कंपोनेंट है, और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म जो जीवित रहते हैं या रहते हैं, वे सभी ऑर्गेनिज्म किसके अंतर्गत आते हैं, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें हैं, द रॉकी सबस्ट्रेटम ऑफ अर्थ, मिनरल्स एंड सॉइल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में जितने भी रॉकी सबस्टेंस है, मिनरल्स है, सॉइल्स हैं, ये सभी लिथोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, लास्ट है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं द गैसेस मेंटल अराउंड द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो गैसेस मेंटल अराउंड द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के अराउंड, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैसियस मेंटल आता है, जैसे कि गैसियस मेंटल में कौन कौन से गैस हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये गैसियस मेंटल में आते हैं, जो कि लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर दोनों के बीच में आते हैं। तो इनको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव ऑल रॉ मटेरियल, living organism derive all raw material from these aforesaid source of earth। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर सप्लाई वाटर एंड एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, जो हाइड्रोस्फीयर होता है ये सप्लाई क्या करता है, ये क्या सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है, ताकि कोई भी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, यानी कि जो वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम और क्या कह सकते हैं, जो वाटर साइकिल है वो एक्टिव हो सके किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, वाटर इज कंसीडर्ड एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ, वाटर इज कंसीडर्ड एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ एज नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर। मतलब क्या कह सकते हैं, एलिक्सियर ऑफ लाइफ कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे कि जल ही जीवन है। तो वाटर के बिना, पानी के बिना जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल